हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र 2023 प्रैक्टिस सेट नंबर 22 रहने वाला है। टोटल प्रैक्टिस सेट जो है या 25 दिए गए थे, मात्र अब 3 ही प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं। उसे भी जल्द से कंप्लीट करके और न्यू प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। 19/12/2012 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छाटें। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छाटें। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी को आज वहां जाना है, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। भाषा शरीर की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, किंतु अर्थ के स्तर पर लघुतम इकाई शब्द है। शब्दों में ये वर्ण ही अन्य वर्णों के सहयोग से ऐसे वर्ण समूहों की रचना करते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और ऐसे सार्थक वर्ण या वर्ण समूह की ही क्या कहलाता है? तो शब्द कहलाता है। मैं आप लोग को बिहार पुलिस का टॉपिक बता दूंगी, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं घटना चक्र को देखकर ही बताऊंगी। अगर वो वीडियो देखना चाहेंगे तो देखिएगा, मैं बना दूंगी एक वीडियो। अ है, अ क्या है? तो अ जो है यह एक स्वर है। क्या है? यह एक स्वर है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है। इनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात ये सभी स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। व्यंजन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता है। इनके उच्चारण के लिए स्वर का संयोग आवश्यक है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, ए, ओ, और री। यह क्या है? 11 क्या है? स्वर वर्ण है। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय है। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या हो जाएगा? तो आचार, आचार और विचार। आचार और विचार। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय आचार और विचार है। व्यवहार के पर्यायवाची शब्द आचरण, चाल चलन, सदाचार, शिष्टाचार, बर्ताव आदि है। मत के पर्यायवाची शब्द राय, सम्मति, धारणा, मतव्य आदि है। व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ऑप्शन को देख लीजिए, देखते हैं क्या आंसर दिया गया है। तो व्यंजन संधि के जो उदाहरण है यह हो जाएगा उल्लास, संगम और संभावना। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि उत प्लस लास उल्लास, सम प्लस गम संगम, सम प्लस भावना संभावना। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। सीता सावित्रियों का महत्व है, इसका अर्थ क्या होता है? तो यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग किया गया है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, तो जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में होता है। बहुत से योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली जाती है। जैसे समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ सावित्री जातिवाचक संज्ञा शब्द है, किंतु सीता जो है व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया है। इस प्रकार यहाँ जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा और डिटेल ही देखिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस का जो लेवल है थोड़ा हाई होता है। बालक ने रोटी खाई रेखांकित शब्द का पद परिचय है। बालक ने रोटी खाई, यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष और भूतकाल और कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना उस, जैसे बालक ने रोटी खाई। कर्ता क्या हो जाएगा? तो बालक। कर्म क्या हो गया? तो रोटी। और क्रिया क्या हो गया? खाई। नेक्स्ट है, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस जो लिखी है गोस्वामी तुलसीदास ने। तुलसीदास भक्ति काल के सगुन काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषा में इनकी रचनाएं हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाएं दिया गया है, जैसे कि रामलला नाछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। यह जो है यह अवधी भाषा में है। वही ब्रज भाषा में वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली। यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। ब्रज भाषा में वैराग संदीपनी, कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका और कवितावली। वही अवधी भाषा में रामलला नाछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, बरवे रामायण। नेक्स्ट है इंग्लिश से है, देख लीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। शी हैज बीन टीचिंग सिंस 2005 2005।
यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने के कारण सिंस का प्रयोग किया गया है। टेंस को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इंग्लिश में करेक्ट सेंटेंस पूछा जाता है। देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है, पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर। पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, ए का तो प्रयोग तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है, पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, वाक्य असर्टिव होने के कारण वाक्य में कनेक्टिंग वर्ड के रूप में केवल दैट जो है या कंजक्शन का प्रयोग होगा, इफ वेदर का नहीं। नेक्स्ट है, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई माई होम वर्क वेन द लाइट वेंट आउट। यहाँ पे क्या फिल होगा, देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे फिल होगा ऑप्शन नंबर बी, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई वॉज डूइंग माई होम वर्क वेन द लाइट वेंट आउट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेंस को तो ध्यान रखिएगा, टेंस से ही पूछा गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। I often make mistakes. I often make mistakes. I am only human. After all, I am fallible. ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिया गया है। चूज द फ्रेज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज फैट एंड फ्लैबी बट हिज सॉन इज लियन एंड थीन। इंग्लिश में करवा दूँ, आप ही लोग का बार बार कमेंट आता है, मैं तो ऐसे आगे बढ़ जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट वाज एन एक्साइटिंग मैच फुल ऑफ सस्पेंस। बोथ टीम्स वेयर वेल मैच्ड एंड फॉट टूथ एंड नेल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी, दे प्लेड विथ एवरी ऑन्स ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल देखना चाहें तो देख लीजिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। देखिए कि 15 क्वेश्चन में हिंदी पूछा गया है और 15 ही क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो इंग्लिश पूछा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, यह करता है राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है और 12 जो है यह राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, डिटेल देख लेते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। चर्चा जो है अनुच्छेद 80 में मिलता है तथा इसे भंग नहीं किया जा सकता। तथापि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। राज्यसभा के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली की एक संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार राज्यों एवं केंद्रशासित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इनके जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है, यह देता है कौन से, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया संविधान भारत के नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। समानता का अधिकार 14 से 18, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का अधिकार मौलिक अधिकार जिसकी गारंटी संविधान अपने नागरिकों को देता है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है, तो निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में कौन सा सही है, तो प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षेस की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। दक्षेस सार्क में सदस्य संख्या कितनी है, तो यह 8 है। सार्क का पूरा नाम क्या है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो जाएगा। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। कितने हैं, तो 8 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा है, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, याद रखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सारे देश में आते हैं। 8वां जो देश है यह अफगानिस्तान है। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी, तो यह शुरू की थी हरिजन।
हरिजन 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्षों की सजा होती है, यह सही नहीं है। बाकी 1961 में दहेज निरोध अधिनियम लागू हुआ। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, बिल्कुल। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1 जुलाई 1961 को अस्तित्व में आया। इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात दहेज लेता या देता है तो उसको न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना हो सकता है। यहाँ पे कितने वर्ष दिया गया है? तो उसकी न्यूनतम 5 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना हो सकता है। इस कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज की मांग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करता है तो उसको न्यूनतम 6 माह का कारावास एवं जुर्माना हो सकता है। न्यूनतम कितने वर्ष? तो 6 माह। चूंकि विकल्प दहेज मांगने पर 5 वर्ष की सजा की बात कर रहा है, जबकि 5 वर्ष की सजा दहेज लेने देने पर प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने। भूमिहीन किसानों की समस्या को हल करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन व ग्रामदान आंदोलन को वर्ष 1951 में प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा ये भी है, स्थानीय सरकारों को सशक्त करना यह भी है, जबकि सत्ता का केंद्रीकरण यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? विधान परिषद जो है यह केवल 6 राज्यों में है। उत्तर भारत के 2 राज्य याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब चलते हैं दक्षिण की ओर। तो पहला राज्य महाराष्ट्र याद रखेंगे, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ही अलग हुआ है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश ही अलग कौन हुआ है? तो तेलंगाना। यही 6 राज्यों में विधान परिषद है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। चलिए यहाँ पे दिया गया है वही होगा। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के अतिरिक्त एक विधान परिषद भी हो सकती है। वर्तमान में विधान परिषद वाले 6 राज्य हैं, जैसा कि अभी हमने बताया। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 153 के अनुसार। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया, परंतु 7वें संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनने से रोक नहीं है। अन्य एक राज्यपाल जो है अन्य अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिकों को सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इसमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता। स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक आदर्श उदाहरण है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? यह किया था जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के मतलब आप लोग समझें, मैं आप लोग को बताती हूँ कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ उस तरह से है जैसे कि यहाँ राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, या फिर राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा का द्वारा किया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ऐसा यहाँ नहीं है, वहाँ सभी चीज़ों का जो चुनाव होता है लोग खुद ब खुद वहाँ वोट देते हैं और उसे चुनने का प्रयास करते हैं। वही क्या हो गया? प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष चुनाव नहीं, अप्रत्यक्ष होता है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत ही प्रमुख नेता बने थे। हजारीबाग जेल में इन्हें गिरफ्तार करके रखा गया था। दिवाली की रात यह फांद करके चले गए थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बीजेपी की स्थापना हुई थी 1980 ईस्वी में। भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ तो कब भारत आए थे? तो 1608 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए थे? तो 1608 ईस्वी में। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 को की गई थी। यहाँ पे दिया भी गया है 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ था। एलिजाबेथ के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। सूफी जाने जाते हैं, सूफी जो जाने जाते हैं यह जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से, मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यवादी दर्शन है। यह ईश्वर के अंतरतम खोज की वकालत करता है। यह दर्शन भौतिकवाद से दूर अध्यात्म को मुख्य उद्देश्य मानता है। इस दर्शन प्रणाली में
इस दर्शन प्रणाली में अध्येता द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव के तहत ज्ञान एवं सत्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से सही नहीं दिया गया। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, सशस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना। यहाँ पे दिया गया है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, सशस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना आदि। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना नहीं है। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो यह बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध ने 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकटतम लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम ब्लावाटस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावाटस्की ने, जबकि होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर डिटेल दिया गया, देख लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय खंड मूलतः थियोसॉफिकल सोसाइटी का हिस्सा है। मूलतः 1875 ईस्वी में, कब? 1875 ईस्वी में हेलेना ब्लेवात्स्की एवं हेनरी स्टील ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। भारत में इस संगठन की शाखा को 1886 में मद्रास में ब्रिटिश कानून के तहत खोला गया। नेक्स्ट है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है स्पेन का गृह युद्ध को। 1936 ईस्वी में जुलाई 1936 से लगभग 3 वर्षों तक चलने वाले भीषण स्पेनिश गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। इसका प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। चित्तरंजन दास पार्टी के अध्यक्ष, मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बनाए गए थे। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो करो मरो का नारा दिया था। करो और मरो का भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, यह कब कहा था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो इसका परिणाम नहीं है, क्या नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, बिल्कुल। एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, बिल्कुल। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार की स्थापना हुई, जो कि गलत है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर के सिद्धांत की संकल्पना चलन में आई। इंग्लैंड में कई कर सुधार लागू हुए। ध्यातव्य है कि जून 1919 में यूएसए कांग्रेस द्वारा महिलाओं के मतदान का अधिकार संबंधी 19वां संवैधानिक संशोधन पारित किया गया। यह वर्ष 1920 में लागू हुआ एवं इसी के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यस्क मताधिकार के प्रस्थापना हो गई। 1919 में स्थापना हो गई थी और लागू कब हुआ? तो 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। कितनी अनुयायियों के साथ? 80 अनुयायियों के साथ, जबकि कहीं कहीं 78 अनुयायी दिया हो रहता है। 78 तो अनुयायी थे। एक हो गए महात्मा गांधी और एक कौन हो गए? तो एक इनके एक दोस्त रहते थे जो कि फोटोग्राफर का काम करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताएं दिए, 80 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? तो यह महिला सशक्तिकरण और किस पे? तो विधवा विवाह पे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर नारी शिक्षा के समर्थक थे। उनके प्रयासों से बालिका विद्यालय की स्थापना हुई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के आंदोलन के फलस्वरूप विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। उन्हें बाल विवाह का विरोध किया तथा महिला सशक्तिकरण में सहयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? सीमांत गांधी किसका नाम था? तो यह था खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने लाल कुर्ती दल का स्थापना किया था। यहाँ पे दिया गया, देख लेते हैं। अब्दुल गफ्फार खान का जन्म फरवरी 1890 में खैबर पख्तूनिया प्रांत में हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के शासन की समाप्ति के लिए लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। शांतिवाद के पालन और महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए उन्हें सीमांत गांधी के उपनाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु जनवरी 1988 में हुई थी। 1988 में इनकी मृत्यु हुई थी। काफ़ी समय तक जिंदा रहे थे, 98 वर्ष तक। 2 वर्ष और जिले थे
तो 100 साल पूरा ही कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था। महान साम्राज्यों का अंत हुआ। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना हुई। अधिनायकवाद का उदय हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यह गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी यह 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत वैश्विक शांति के उद्देश्य से लीग ऑफ नेशंस की स्थापना वर्ष 1920 में हुई थी। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है यह 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित एवं स्वच्छ जल की उपलब्धता तथा जल संरक्षण को महत्व देना है। विश्व जल दिवस 2022 का थीम है भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, मेकिंग द इनविजिबल विजुअल। उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है, वायुदाब बैरोमीटर। वायुदाब बैरोमीटर। थर्मामीटर से ताप, एनीमोमीटर से हवा की गति। आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवांजेलिस्टा टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर का आविष्कार एवांजेलिस्टा टोरिसेली ने। वायुमंडलीय इवांजेलिस्टा नाम थोड़ा मुझे टेढ़ा लग रहा है। इवांजेलिस्टा टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। क्लियर। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है ओजोन मंडल। तो ये कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। इसे डॉप्सन के द्वारा मापा जाता है ओजोन परत की मोटाई को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो यह गुजरात में है, जिसका लाभ 4 राज्य उठाते हैं। ऐसा नहीं कि गुजरात के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत कितना है? तो 0.03% है। 0.03% है। आगे बढ़ते हैं। वही नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78.08% नाइट्रोजन और लगभग है 78%। ऑक्सीजन जो पाई जाती है 20.95% पाई जाती है। ऑक्सीजन लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड बताएं ही 0.03%। ऑर्गन जो पाई जाती है 0.93% पाया जाता है। विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है तो पश्चिम से पूरब की ओर होती है, जबकि विषुवतीय धाराओं की प्रवाह होती है यह पूरब से पश्चिम की ओर होती है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं आइसोबार और समान ताप वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। जैसे कि हरे वनस्पति, शैवाल आदि उत्पादक में ही आते हैं। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है पूर्व से पश्चिम नहीं प्रवाहित होती है। यह नहीं प्रवाहित होती है चंबल जो है नहीं प्रवाहित होती है पूर्व से पश्चिम, जबकि माही, तापी और नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। जबकि चंबल जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और कहाँ जाकर मिलती है? तो यमुना में जाकर के मिल जाती है। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता वायुमंडलीय नमी का सबसे महत्वपूर्ण तथा विश्वसनीय माप है। विदित है कि सापेक्ष आर्द्रता किसी निश्चित आयतन की वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा तथा उसी वायु के किसी दिए गए तापमान पर अधिकतम आर्द्रता धारण करने की क्षमता का अनुपात है। इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता बराबर होता है वायु में उपस्थित वाष्प दबाव इक्वल टू संतृप्त वाष्प दबाव गुणे 100। प्रारंभ में अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता था। प्रारंभ में जो विशाल खंड जो था यह कहलाता था पैंजिया। और सबसे बड़ा महासागर क्या कहलाता था? तो पैन था, लासा कहलाता था। पैंजिया 2 भागों में टूट गया और बीच में जो पानी जमा हो गया उसे क्या कहते हैं? तो टेथी सागर जो वर्तमान में हिमालय अवस्थित है। ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जबकि दक्षिणी वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है और उत्तरी वाले भाग को दिया गया अंगारा लैंड कहा जाता है। लारेजिया या फिर अंगारा लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास है। पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या हो जाएगा? तो सियाल, सीमा, निफे। इसे क्रस्ट कोर मेटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है भूमध्य सागरीय प्रदेश। मैं आप लोग से गुजारिश करूंगी कि आप लोग एनसीईआरटी को कंप्लीट करिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहा है यह एनसीईआरटी के द्वारा ही आ रहा है। एनसीईआरटी में करवाई भी हूँ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी और सार संग्रह भी करवाई हूँ। आप लोग को स्टडी क्रैप जो चैनल है उस पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? तो पंचशील समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। चीन और भारत के मध्य 1954 में तिब्बत क्षेत्र को लेकर ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करेंगे, लगातार चलते जाएंगे। वर्ष 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? तो एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। भारतीय रुपये का नया प्रतीक रुपये किसने तैयार किया? तो रुपया जो तैयार किया था, यह तैयार किया था डी उदय कुमार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे से डिजाइनिंग में स्नातकोत्तर डी उदय कुमार ने रुपये का नया डिजाइन सृजित किया है। भारतीय रुपये का प्रतीक चीन देवनागरी में आर होता है एवं रोमन कैपिटल आर का मिश्रण है। और रा का मिश्रण है, जानते ही होंगे। इस तरह से रुपया का सिंबल दिया गया है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी जो है वह उत्तराखंड में। मैंने करवाया है उद्यान, ये सब जाकर के वो देख लीजिएगा। स्टैटिक जीके जो मैं करवा रही हूँ वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है 87 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। दूसरा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में ही है। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह हो जाएगा सरोद से। सरोद भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? यह थे जीन हेनरी ड्यूनेट। जीन हेनरी ड्यूनेट। इस संस्था का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये संस्था युद्ध में घायलों के आकस्मिक दुर्घटनाओं और आपातकाल में मदद करती है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक मदद करती है। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन के कारण नहीं होता है? तो अरक्तता जो है विटामिन की कमी से नहीं, जबकि स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। नेक्स्ट है, यह जो अरक्तता होता है यह खून की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन कम हो जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? वास्तविक मछली उड़न मीन है, फुफ्फुस मीन भी है और चढ़ने वाली मीन भी है, जबकि रजत मीन वास्तविक मछली नहीं है। इससे बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। रजत मीन एक कीट की श्रेणी में आता है। मत्स्य वर्ग के जंतु असंतापी होते हैं। इसका हृदय द्विवेशमी होता है और केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। उड़न मीन, रोहू, समुद्री घोड़ा, कतला, चढ़ने वाली मीन तथा फुफ्फुस मीन वास्तविक मछली का उदाहरण है। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो खमीरीकरण के समय CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है या सूल में रूपांतरित हो जाती है? पत्तियां या सूल में कांटों में रूपांतरित हो जाती है। या नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी हो जाते हैं। शीत निष्क्रियता पाई जाती है। शीत निष्क्रियता पाई जाती है। शीत निष्क्रियता से तात्पर्य समशीतोष्ण और शीत प्रधान क्षेत्रों में रहने वाले जीवों की उष्ण निष्क्रिय तथा अवसन अवस्था से है, जो वो शीत ऋतु के समय व्यतीत करते हैं। इस अवस्था में शारीरिक क्रियाएं रुक जाती हैं या बहुत क्षीण हो जाती है और वह जीव दीर्घकाल तक पूर्ण निष्क्रिय होकर पड़ा रहता है। उपयुक्त से मेढक और प्राइमेट मतलब ड्वार्फ लीमर में शीत निष्क्रिय प्राणी है। प्राइमेट, और इसका राइट आंसर होना चाहिए था मेढक और प्राइमेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है रक्त वाहिनियों के द्वारा। फेफड़ा श्वसन प्रणाली के अंग होते हैं एवं गैसीय विनिमय के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनका मुख्य कार्य वातावरण से हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का विनिमय करते हैं। ये मैं फास्ट करवा दे रही हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट में बिहार पुलिस का करवाऊंगी वो थोड़ा स्लोली करवाऊंगी। साथ साथ आप लोग उसमें आंसर देते चलिएगा और उसका जो है PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन इसका PDF नहीं दे पाऊंगी, इसके लिए आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। चलिए, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? गुणसूत्रों के जोड़े बनते अर्धसूत्री में। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं हैं? पाचक ग्रंथियां गुर्दा एवं फुफ्फुस नहीं है, जबकि यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि और यकृत यह सब क्या है? तो यह सब पाचक ग्रंथियां हैं, जबकि गुर्दा एवं फुफ्फुस जो है यह पाचक ग्रंथियां नहीं है।
यहाँ पे देख लेते हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा मल त्याग जो होता है, यह भोजन के पाचन की प्रक्रिया 5 चरणों से होकर गुजरता है। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अमाशय, यकृत, लार ग्रंथि, अग्नाशय प्रमुख पाचक ग्रंथियां हैं। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं। गुआनिन और साइटोसिन जो है यह 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। थायमिन व एडेनिन के बीच 2 हाइड्रोजन अबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन अबंध होते हैं। आरएनए में बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। आरएनए में राइबोज शर्करा तथा डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसे देख लीजिएगा। मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? यह होता है एमोनोटेलिक। किस रूप में? एमेनोटेलिक रूप में। ऑप्शन नंबर बी। एक एमोनोटेलिक जीव नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुलनशील अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है। क्रस्टेशियंस, निडारियन, प्रोटोजोआ, प्लैटीहेल्मथ, मेढक, मछलियां, लार्वा, उभयचरों के टेडपोल सहित अधिकांश जलीय जानवर एमोनोटेलिक है। मेढक के टेडपोल एमोनोटेलिक है, जबकि वयस्क मेढक टेडपोल जो है यह एमोनोटेलिक है, जबकि वयस्क मेढक यूरेटेलिक होता है। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो गया बोलने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। यहाँ पर डिटेल दिया गया, आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं आगे बढ़ती हूँ। एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। वास्तविक, उल्टा, छोटा तथा बड़ा होता है। उत्तल लेंस में उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा या बड़ा होता है। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी वस्तु से छोटा होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। F = R/2 मान है अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए। उत्तल तथा अवतल दर्पण दोनों के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता को डायोप्टर से मापते हैं, जिसे D से सूचित किया जाता है। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। संचरण में केवल ऊर्जा ही तरंग का वाहक होती है। ध्वनि तरंगें अंतर्धर तरंगें हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगों की चाल सर्वाधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। निर्वात में ध्वनि जो है गमन नहीं करती है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होता है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण। फिर से देखते हैं, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण फोकस से गुजरेगी। डायग्राम को देख लीजिएगा। एक लंबी परिनालिका जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा। यह दिया गया ऑप्शन नंबर बी, आप लोग देख लीजिएगा। बायोसेवर या लाप्लास का सूत्र भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी क्या दिया गया है? न्यूमेरिकल, ऑप्शन नंबर बी, न्यूमेरिकल टाइप का ही है। किस लेंस की क्षमता +0.5 डायोप्टर है? यह भी न्यूमेरिकल ही। उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। सॉल्व भी किया गया, देख सकते हैं। बिहार पुलिस का क्वेश्चन का लेवल। रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी को सॉल्व किया भी गया है। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु जो यह मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में एल्यूमिनियम 95% और मैग्नीशियम 5% होता है। कांसा में तांबा और टीन, पित्तल में तांबा और जिंक, जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकेल होता है। गौर करिएगा यहाँ पे, कांसा में तांबा और टीन होता है, पित्तल में तांबा, जिंक होता है, जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकेल होता है। हवाई जहाज का ढांचा बनाने में एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। विलियन का साधारण व्यक्त करने के लिए कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो हो जाएगा मोललता।
विलाय के 1 किलोग्राम में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलता कहा जाता है। मोलता विलयन में ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। एल्काइंस का सामान्य सूत्र है। एल्काइंस का सामान्य सूत्र CnH2n-2। CnH2n-2 जो हो जाएगा एल्काइंस हो जाएगा। एल्किन का हो जाएगा CnH2n+2। एल्किन का CnH2n2 और एल्किन का CnH2n। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एल्किन का CnH2n, एल्किन का CnH2n+2 और अल्काइंस का क्या हो जाएगा CnH2n-2। नेक्स्ट है उपयुक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक कौन सा है, तो MnO2 दिया गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है, क्या हो जाएगा GM गणक। GM गणक आई मीन गीगर मूलर गणक। और इसमें सामान्यतः हीलियम और अथवा हीलियम अथवा ऑर्गन गैस को प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयनिक तथा सहसंयोजक दोनों अवंध होते हैं, क्या होते हैं H2O जल में। द्रव में होता है नियत आयतन, अनियत आकार एवं असंकुचन। क्या द्रव में क्या होता है, तो नियत आयतन होता है, अनियत आकार होता है और असंकुचन होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रंगहीन साल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है, तो लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है, गैस Y है। यही सब जो है यह बिहार पुलिस को हार्ड कर देता है। 88 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रेडियो सक्रिय कार्बन, इसको देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। न्यूमेरिकल पूछा गया है, खैर बिहार पुलिस में पूछना नहीं चाहिए था न्यूमेरिकल। पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ के एक के बाद एक निकालते हैं, तो नेप्था, डीजल ऑयल और केरोसिन। नेप्था एक तरल हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जिसे अत्यधिक ज्वलनशील कहा जाता है। 22/7 मानक एक है, तो यह है जाएगा परिमेय संख्या। ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स का मान पूछा गया है, सॉल्व भी किया गया है। यहाँ पे मस्सा पूछा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है, इसकी परिधि निकालना है, सॉल्व कीजिएगा। 22 सेंटीमीटर आया है, साथ साथ यहाँ पे सॉल्व किया गया है। 95 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। लॉग से क्वेश्चन है 96 का, देख लीजिए। समीकरण पूछा गया है। 97 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहाँ a b का हम निकाल सकते हैं, तो HCF निकाल सकते हैं। 98 चक्रवृद्धि ब्याज है, क्वेश्चन को देख लीजिए। 99 अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसे ही सॉल्व किया गया, इतना लंबा चौड़ा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन। वीडियो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।